बेहद स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास से ईडी की टीम रायपुर रवाना हो रही थी। ईडी के अफसरों ने भूपेश बघेल और उनके परिवार से 11 घंटे तक पूछताछ की, दस्तावेजों और सोने चांदी के जेवरातों की जांच की, परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स की भी जानकारी ली। ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर से 33 लाख रुपए की नकद राशि बरामद की है। ईडी की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह और कहा कि सुबह सुबह मेरे निवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे, मुझे विधानसभा जाने से मना किया, मोबाइल मांगा, नहीं दिया तो बात करने से मना कर दिया। जांच में 33 लाख रुपए नगद मिला, हमने इसका हिसाब देने की बात कही। पत्नी, बहू, बच्चे और बेटे की अलमारी खंगाली, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। मैंने विधानसभा में विजय शर्मा से सवाल किया, उसके बाद ईडी भेज दी। बीजेपी के बौखलाहट की वजह से ये छापा मारा गया। प्रताड़ित करने, बदनाम करने और परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ईडी को कुछ नहीं मिला, इसलिए शाम तक कार्रवाई खत्म हो गई। उन्होंने कहा कांग्रेस ने मुझे पंजाब का प्रभार दिया, ये भी मेरे यहाँ छापे की वजह है। ईडी ने घर में कितनी संपत्ति है इस संबंध में पूछताछ की। भूपेश बघेल के हाथ को दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है, ये कहना था। फिर बोले आपके यहाँ सर्च नहीं करेंगे, तो कहाँ करोगे? यहाँ करेंगे। और जब सर्च किए क्या मिला मालूम है? मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उसके बीच में जो बातचीत कर रहे हैं वो पेन ड्राइव मिला। हमने कहा फिर एक सलेट कंपनी मिली, 10 रुपया के बांड में उन्होंने करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है। वो लोग तो बोले बिल्कुल कानून खजाना मिल गया, करोड़ों का ट्रांजेक्शन। सलेट कंपनी फर्जी कंपनी निकला क्या? 2015 का मामला अभिषेक सिंह का था। वो अब उसको कहा भैया इसको ले जाओ। आप वहां भूल गए अभिषेक सिंह का नाम सुनते ही, वो पेपर अभी छोड़ दिए। मैंने कहा कि डायरेक्शन है, जांच करना चाहिए। देख लो कॉपी में लिखा हुआ है, जांच करो इसकी। अभी दूसरी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये स्थिति ईडी की है। अब ये लोग क्या करेंगे? उनका आदेश है, वो आए हैं, जांच कर रहे हैं। एक आज टीवी में चल रहा है कि बहुत मशीन आया है नोट गिनने का। वो साहब लोगों बोले मेरी बहू है, वो बैंक में पहले नौकरी करती थी शादी के पहले, ये जितना रुपया मैं ऐसी गिन देता हूँ। साहब कहा मशीन। देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया इसकी घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। इनके पास और कुछ है ही नहीं। सर, कोई समन जारी किया गया ईडी के द्वारा आपको या चैतन्य बघेल को? मुझे कोई सम्मन जारी नहीं हुआ। चैतन्य को अभी वो सर्च वारंट में तो आए ही थे, तो अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे। हम भाग थोड़ी रहे हैं, नियमों का पालन होगा और उसके तहत। देखिए, जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे, और 4 साल हो गया भाई।
अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए हो, तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा इसका केस। इधर रायपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सोमवार को ईडी की छापेमारी हुई। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, सीजी पीएससी घोटाला, कांग्रेस सरकार में सब कुछ हुआ। इन घोटालों के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। ईडी के पास कुछ साक्ष्य सबूत है, तभी तो वो कार्रवाई करने गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच शुरू नहीं हुई है, ईडी की जांच लंबे समय से चल रही है। जांच में जो ईडी को तथ्य मिलते हैं उसके अनुसार वो आगे की कार्रवाई करती है। जिनके खिलाफ कोई तथ्य मिला, सबूत के आधार पे वो कार्रवाई की गई। जांच करने के लिए ईडी भूपेश बघेल के घर गई है, इसलिए इसे राजनीतिक आधार बनाकर बोलना, विधानसभा में प्रश्न उठाने पर कार्रवाई बोलना उचित नहीं है। पूर्व सीएम बघेल ने ईडी को लेकर दरअसल ये बयान दिया। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव ऐप वेटिंग का मामला हो, डीएमएफ घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के दौरान वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और ईडी जब कार्यवाही करती है तो पुख्ता आधारों पर ही करती है। ये पूरा मनोज शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मनोज, ईडी को लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। भूपेश बघेल भी अब सामने आ गए, उन्होंने कहा कि भैया उसको तो कुछ मिला ही नहीं ईडी को, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ साक्ष्य होंगे, तथ्य होंगे, उसी आधार पर ही तो ये कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल अब्दुल, जिस प्रकार से ईडी की लगातार कार्रवाई काफी अच्छे से चल रही है छत्तीसगढ़ में और तमाम घोटालों को में आरोपी भी जेल में निरुद्ध है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में सियासत भी जमकर हो रही है। आपको बता दूं अब्दुल की जब से पूर्ववर्ती सरकार हटी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र में भी यह बातें दर्शाई गई थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम पूर्ववर्ती सरकार के जितने भी घोटाले हैं सबकी जांच कराएंगे। तो इसी के तहत जो अभी इस पर एक सियासत तेज हो गई है और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत और भी छत्तीसगढ़ में गर्मा गई, जिसमें कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार बड़े नेताओं का बयान सामने आ रहा है और उसी बयान पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं का भी बयान आ रहा है कि ईडी ऐसे कार्रवाई नहीं कर रही है जिसको राजनीतिक करार देना उचित नहीं है। ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है वो सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर ईडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। तो इसमें निराधार बातें हैं। लेकिन मनोज, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए, उनके घर में छापेमारी हुई और वो तो बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क्लियर तौर पर कह रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं तो हमने वहाँ पर उनको चेक करवा दिया, हमने यहाँ पर उन्होंने कहा ये दस्तावेज चाहिए, हमने वो दस्तावेज दिखा दिए, उनको कुछ नहीं मिला, मिले तो सिर्फ 33 लाख रुपए। जी बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से ईडी को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, आपको बता दूं अब्दुल कि देखिए राजनीतिक जो बातें होती हैं वो हमारे आपके समझ से परे है और जो घोटाले हुए हैं वो जगजाहिर है। चाहे कोयला घोटाला छत्तीसगढ़ में देखने को आप समझ सकते हैं और शराब घोटाले की बात भी सामने निकल कर आई, डीएमएफ घोटाले की बात और कोल परिवहन लेवी का मामला भी सामने आया। तो इसमें ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू सबकी जांचें चल रही हैं और कुछ लोग इसमें चाहे वो अधिकारी वर्ग के लोग हो चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हो, काफी लोग काफी अरसे से जेल में बंद है, जो जिसकी जमानत
अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब ये पूरा ईडी एक इसको कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक हथियार बन चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ये काफी अरसे से देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं, इसी ईडी की कार्रवाई को लेकर आज जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों में जो है ईडी का पुतला दहन करेगी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की पुतला दहन करने की बात भी सामने आई है। कांग्रेस भवन के जो ये तो प्रोटेस्ट अगर हम देखें मनोज, ऐसा प्रोटेस्ट तो हमें विधानसभा के बाहर भी और अलग अलग जगहों पर कांग्रेस करती रही है, इससे पहले भी जब छापेमारी हो रही थी। ये एक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ईडी की छापेमारी हो रही है वो बदले की भावना से हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से तो बयान दिए जा रहे हैं ना कि कोई तो तथ्य होगा, उसी के आधार बनाकर ही तो छापेमारी की गई है। जी बिल्कुल अब्दुल, वही बात आपसे बताया कि इसको ईडी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल अब किया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि ईडी जो है भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो यहाँ के शीर्ष नेता हैं, मंत्री हो चाहे जो बड़े लीडर हैं, उन लोगों का बयान सामने आ रहा है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, जो है भारतवर्ष की एजेंसी है, वो जो कार्रवाई कर रही है वो निश्चित रूप से साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर। अगर ऐसी बातें हैं तो अदालत में जो चलिए ठीक है पहले से मनोज, बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईडी को लेकर लगातार अब सवाल और जवाब किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर इंसानियत और अपना फर्ज दोनों ही भूलते नजर आ रहे हैं। चिकित्सा को शर्मसार करने का ताजा मामला राजनांदगांव के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के डेंटल विभाग से सामने आया, जहां पर कार्यरत संविदाकर्मी डॉक्टर विनीता पर इलाज के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। राजनांदगांव निवासी मरीज मनोज सोनी का आरोप है कि उसने इलाज के एवज में डॉक्टर ने रिश्वत की मांग की, जिसका उन्होंने वीडियो बना लिया है। मामला पेंड्री के मेडिकल कॉलेज के सह अस्पताल का है, जहां मरीज मनोज सोनी दांत में तकलीफ होने पर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। वहां उन्हें एक्सरे करवाने के लिए कहा गया। मनोज सोनी का आरोप है कि एक्सरे की रिपोर्ट दिखाने पर डॉक्टर विनीता ने उन्हें कहा कि इसका इलाज मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए कोई सामान भी नहीं है, मैं अपने घर से सामान लाकर आपका इलाज कर दूंगी, इसके लिए 10,500 रुपए लगेंगे। ये मुझे अभी आपके द्वारा ही जानकारी मिली है कि डॉक्टर विनीता ने किसी मरीज से उपचार के दौरान उनसे किसी राशि लेने की बात करी है और उनको अपने निजी क्लिनिक में बुलाने का वो किया है। तो अभी इसको संज्ञान में आया है, तो हम लोग इसकी मैं एमएस साहब को सूचित करके एक जांच कमेटी बना दूंगा और जांच करवा के इसमें जो भी कार्रवाई उचित होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जो निकलकर सामने आया है, वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जो आरोप लगाए गए हैं कितने सार्थक नजर आ रहे हैं, कितने क्या कुछ इस पूरे मामले पर अब आगे देखने को मिल रहा है मनोज? जी अब्दुल, आपको बता दूं, ये राजनांदगांव से ये वीडियो वायरल हुआ है। मनोज सोनी नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि इलाज के नाम पर उससे रिश्वत मांगी गई। और बात कर लें सिर्फ राजनांदगांव की बात न करके पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहां पर अस्पतालों का बुरा खस्ता हाल कहा जा सकता है, जो देखने तो आए दिन सुनने को मिलता है। गर्भवती महिलाओं को जो है उनको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको हार्ट पे ले जाया जा रहा है। तो ऐसी तमाम बातें सामने निकलकर आए दिन देखने सुनने को मिलती है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है वो सिर्फ कागजों पर अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आती है। सारे जिलों का यही हाल है कि गरीबों की सुनवाई सरकारी हॉस्पिटलों में न डॉक्टर ठीक से उपलब्ध है, न दवाइयाँ ठीक से मिलती हैं। लेकिन जो है चाहे वो जनप्रतिनिधि हो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता के वादे पर खरे नहीं उतरते और निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय लेकिन ऐसे मामले में मनोज क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि क्या इस पूरे मामले पे अभी तक कोई सख्त कार्रवाई की गई है? अब्दुल, अभी तक जो वीडियो ये वायरल हुआ है मनोज सोनी नामक व्यक्ति द्वारा, उसकी जो प्रकरण है उसमें की जांच की बातें कही गई हैं, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई जो है
शासन प्रशासन की तरफ से देखने सुनने को नहीं मिली है। आपको बता दूं अब्दुल, सिर्फ ये बातें सिर्फ राजनांदगांव की नहीं है, आए दिन ऐसी बातें सामने निकल कर आती है। सिर्फ जांच के नाम पे सारी फाइलें दब जाती हैं, लेकिन जो आरोपी रहते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई दिखती नजर नहीं आती, जिससे जनता का ये कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों से मोह भंग हो चुका है। आए दिन ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, किसी भी मरीज को न सही ढंग से उनका इलाज हो पाता है, न उनको दवाई मिल पाती है। सरकारी डॉक्टरों का व्यवहार भी जो है मरीजों के प्रति दुर्व्यवहार की भावना रखते हैं। इस प्रकार की तमाम बातें पूरे प्रदेश से देखने सुनने को आए दिन लगातार देखने सुनने को मिलती है। इस पर सरकार को गंभीर होने की सख्त आवश्यकता है। जी, जाहिर है एक बहुत सख्त होने की आवश्यकता है, लेकिन वो सख्ती बरत नहीं रहे। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन बने रहिएगा आप हमारे साथ। खबर अब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां पर ग्राम बनसांकरा मार्ग में बड़ी मात्रा में सड़क किनारे प्रतिबंधित मांस बोरियों में भरे मिले हैं। तो वहीं आशंका जाहिर की जा रही है कि गाय के मांस की तस्करी की जा रही थी, लेकिन किसी कारण से तस्करों ने इन्हें सड़क पर फेंक दिया। जब गौ सेवकों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने गायों के मांस को एकत्रित किया और सिमगा पुलिस को सौंप दिया। वहीं उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन देकर मामले की जांच कर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, ये एक और बड़ा गंभीर विषय है बलौदा बाजार से जो निकलकर सामने आया है। गौ वंश का मांस अगर तस्कर किया जा रहा था, और ऐसा पहली दफा नहीं है, इस तरह भी चलता रहता है। इसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों की भी मिली भगत रहती है, लेकिन अभी जो गौ रक्षक है उनकी एक्टिव वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि ऐसे गौ मांस के तस्कर जो है उनको गिरफ्त में लिया जा रहा है। और ऐसा ही यहाँ पर भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मांस को पकड़ लिया गया, लेकिन तस्कर अभी फरार है। जी बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से बजरंग दल द्वारा आए दिन गौ तस्करी का मामले का खुलासा होता रहा, अभी आपको बता दें कुछ दिन पहले राजधानी में भी गौ तस्करी का मामला सामने आया है, और उसके बाद ये घटना सामने निकल कर आई है। ये इस देश का, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात न कर ले, पूरे देश के लिए ये एक दुर्भाग्य की बात है। गौ को हम लोग माता का स्वरूप देते हैं, और गौ के नाम पर छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में सियासत भी होती रहती है। गौ माता सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन चुके। वोट के समय सबको गौ माता याद आती है, लेकिन गौठानों में भी गायों की मरने की बातें सामने निकल कर आती है, लगातार देखने सुनने को मिलती है, लेकिन सरकारें गौ माता को लेकर गंभीर नहीं होती है। इस देश के लिए क्या, पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है कि गौ माता को हम लोग सुरक्षित नहीं रख पाते, चाहे जो भी सरकार। जाहिर है अब इस पूरे मामले को लेकर भी गंभीर होना पड़ेगा प्रशासन को, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है गौ तस्करों पर भी कार्रवाई करनी होगी। बढ़ते हैं आगे, कुछ और अहम खबर पर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दरअसल गीदम, महेंद्रगढ़, कवर्धा और जांजगीर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जारी कंबाइंड निविदा को तत्काल निरस्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया है कि 1020 करोड़ रुपए की निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन बोली दर 53.36% अधिक, यानी लगभग 544 करोड़ ज्यादा थी। सरकार के नियमों के अनुसार निविदा दर 10 से 15% तक बढ़ोतरी स्वीकार होती है, लेकिन इस मामले में दर बहुत अधिक होने के कारण इसे रद्द करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 4 नए मेडिकल कॉलेजेस के भवन निर्माण के लिए 1020.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत तय की थी। हालांकि टेंडर प्रक्रिया के दौरान 1565 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगी, जो कि निर्धारित लागत से तकरीबन 544.60 करोड़ रुपए ज्यादा। खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। आज छत्तीसगढ़ एक नई ऊर्जा क्रांति की दहलीज पर खड़ा है।
राज्य में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उद्योग समूह ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव के कुशल नेतृत्व और सुशासन के परिणाम स्वरूप निवेशकों का विश्वास राज्य पर बढ़ा है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राजधानी रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान भी किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शामिल हैं। पावर सेक्टर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। समिट का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर से पावर सेक्टर के प्रतिनिधिगण यहाँ पर पधारे और आज न्यूक्लियर, थर्मल, सोलर, हाइड्रो पावर उत्पादन के क्षेत्र में आने वाले 5 साल में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने वाला है। इसका उन्होंने हुआ है और वैसे भी पावर के सेक्टर में दूसरे हैं। देश का जो योगदान है, फिर भी आगे जिस तरह से बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है उसकी चिंता सरकार कर रही है। आगे 10 साल के लिए चिंता कर रहे हैं। रायपुर के आरंग विधानसभा के नगर पंचायत समोदा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष छोटेलाल सोनकर समेत सभी पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। नगरीय निकाय चुनाव में नगर पंचायत समोदा में नगर पंचायत समोदा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष छोटेलाल सोनकर सहित सभी पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बस स्टैंड प्रांगण में ग्राम समोदा में आयोजित नगर पंचायत समोदा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक गुरु खुशवंत साहिब बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्याम नारंग ने की। इस दौरान विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित जन प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण की बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस कहा है कि कांग्रेस में 5 सालों तक माफिया राज चलाया। सदन में कांग्रेस के सभी विधायक सवाल उठाते हैं पर सब पर तो कार्रवाई नहीं होती। जो भ्रष्टाचार घोटाला किया है ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई तथ्यों के तहत की जा रही है। कोर्ट में पेश होते हैं तथ्य। कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस विधायकों के सदन के बहिष्कार पर उन्होंने कहा, जनता के एक एक सवाल पूछने पर लाखों खर्च होते हैं। कांग्रेस को इस तरह सदन का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल को भी बाधित किया। अपनी बातों को सदन में रख सकते हैं। हमने सभी को मनाने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने। इस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था कि गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया था। आज ये सवाल उठा रहे हैं भाई, विधानसभा में प्रश्न तो 20 विधायक कांग्रेस के पूछते हैं। उमेश पटेल जी भी पूछते हैं, लखेश्वर बघेल जी भी पूछते हैं, अनिला भेड़िया जी भी पूछती हैं, कुंवर सिंह निषाद जी भी पूछते हैं। अनेकों विधायक प्रश्न पूछते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं। कार्रवाई तो उस पर होगी जिन्होंने घोटालों को अंजाम दिया है और पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को कांग्रेस के नेताओं ने अंजाम दिया और आज उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने घोटाले किए। आपने सर और जो ईडी की जो भी कार्रवाई होती है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होते हैं। तो अनर्गल राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष को शोभा नहीं देता। कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी लगातार होता जा रहा है। लोग जिनको जो जेल के सलाखों के पीछे गए हैं उनको जमानत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि माननीय कोर्ट उसका निर्णय करती है, न्यायालय उसका निर्णय करती है और उनके खिलाफ में साक्ष्य हैं, इसलिए उनको आज इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। 2 बार कोरबा नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर को निष्कासित करने के बाद बीजेपी ने उद्योग मंत्री लखनलाल
देवांगन को भी नोटिस जारी कर दिया है। देवांगन को 48 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। देवांगन ने चुनाव होने के बाद बागी प्रत्याशी को बीजेपी का होने और समर्थित प्रत्याशी को पार्षद का पसंद नहीं होना बताया। बीजेपी ने निगम में पार्टी समर्थित सभापति प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल की हार को गंभीरता से लिया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने कोरबा विधायक लखनलाल को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नगर निगम कोरबा में सभापति निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मीडिया में जो बयान दिया वो अनुशासन भंग करने की परिधि में आता है, इसलिए 48 घंटे के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।